जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर के बारे में बातचीत करेंगे। माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से जो है वो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम के ऊपर पाकिस्तान में जो है वो प्लांटेशन हो रही है और इसके साथ-साथ जो है हमारे पास इसकी जो कामयाबी है वो कैसे हो सकती है और उसमें कौन से मसाइल हैं, तो इन सब चीज़ों को जो है हम आज डिस्कस करेंगे। पहले स्टेज पर जैसे इंट्रोडक्शन था कि पौधा जो है हम लगाना है तो कौन-सी ज़मीन में लगाएँ? तो जो भी ज़मीन जिसकी पीएच 8.4 है और जिसकी ईसी जो है वो 1400 से कम है और जिसका पा जो पानी है वो भी अगर उसकी ईसी भी 1000 से कम है तो वहाँ पर आप अपनी मैंगो की प्लांटेशन कर सकते हैं। या ऐसी सारी ज़मीनें जहाँ दीगर फसलात अच्छी हो रही हैं, तो वहाँ पर भी आप मैंगो की प्लांटेशन स्मार्टी सिस्टम में कर सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2 जो है वो कौन से एरिया में लगाना चाहिए? पाकिस्तान के तमाम गर्म इलाके और ख़ास तौर पर जहाँ पर टेम्परेचर 0 से लेके और 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, तो वो तमाम के तमाम जो इलाके हैं वो आइडियल हैं, वहाँ पर आप अपनी मैंगो की प्लांटेशन कर सकते हैं। यानी गर्म मरतूब इलाका जो है वो इसके लिए सबसे अच्छा है, जिसे हम ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल भी कहते हैं और सम टाइम जो है ये इलाके जो हम आपको बता रहे हैं कभी हैवी रेनफॉल भी हो जाती है, कभी ड्राउट भी आता है, बहुत कम रेनफॉल होती है। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिनको हम मिटिगेट करेंगे। इसमें आने वाली जो भी प्रॉब्लम होंगे उनको हम देखेंगे। अब 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम को और मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में जो 4 सालों में हमने इस वक़्त तक कामयाबियाँ हासिल की हैं, तो वो हमने आपको बताना है कि बहुत सारे अच्छे जो मॉडल्स हैं, बहुत सारे अच्छे ग्रोवर्स के, वो इस वक़्त ना सिर्फ़ एस्टेब्लिश होके इस साल कुछ प्रोडक्शन पर आएँगे। तो असल जो प्रोडक्शन है, वो लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि ये पौधे जी कब प्रोडक्शन पे आएँगे या हमें ऐसा ऑर्चिड दिखाएँ जहाँ पर जो है आपकी ये प्रोडक्शन आ रही हो। तो इस साल हम इंशाल्लाह वो सवाल का जवाब भी ज़रूर देने के काबिल हो गए हैं और इस साल आपको बहुत सारे ऑर्चिड्स जो हैं, वो जो भी आपका नज़दीकी एरिया होगा वहाँ पर हम दिखाएँगे जो पौधे आपके प्रोडक्शन के ऊपर हैं। तो इसमें हम जो प्रॉब्लम हमारे साथ आ रहे हैं, जो बार-बार क्वेश्चन राइज़ हो रहे हैं और जिसे हम कहते हैं कि अगर मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? तो उसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ प्लांट। तो पौधे की सिलेक्शन जो है ये हमारा काम नर्सरी से शुरू हो जाएगा। तो नर्सरी से हमने उन पौधों को सिलेक्ट करना है जो पौधे हेल्दी हों, बीमारी से पाक हों और वो प्रॉपर जो हमारी गाइडलाइन है मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम की उसके तहत तैयार किए गए हैं। तो जितने भी अभी तक आर्चर लगे हैं उसमें कुछ आर्चर जो है अकॉर्डिंग टू बुक है, लेकिन बहुत ज़्यादा आर्चर्स जो हैं क्योंकि हमारे पास लोकल नर्सरी का मटेरियल अवेलेबल था, तो अब हम इसकी तरफ तवज्जो देंगे। तो वो पौधा बहुत कामयाब होगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होगा यानी अगर उसका 1 फुट के ऊपर 30 सेंटीमीटर 30 एंड 40 सेंटीमीटर के ऊपर ग्राफ्ट लगा हुआ है और उसकी अगर वो ट्रेन्ड पौधा है और उसकी ट्रेनिंग जो है वो 80 सेंटीमीटर में हो गई है। 70, 80 एंड 90 तक भी अगर है तो वो ट्रेन्ड पौधा हमें काबिल कबूल है और वो दी बेस्ट पौधा हम उसे कहेंगे। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 जो है हमारे पास हमने अब पौधे की सिलेक्शन कर ली, पौधा हमने नर्सरी से ले कैरी करके हम अपने फील्ड में ले आए। एक तो जब पौधे आप लोग कैरी करें तो उसकी जो पौधा निकालना, उसको बाँधना अगर आपके पास वो टनल नर्सरी का नहीं है और दूसरा पौधा है फील्ड नर्सरी का तो उसकी मज़बूती से बँधाई करवाएँ और उसके बाद उसे कोशिश करें कि रात के वक़्त जो है वो ट्रैवल करवाएँ और दिन की रोशनी में जो है वो पौधों को ट्रैवल
ना करवाएं, पौधों को एहतियात से रखें और एहतियात से अनलोड करें। उसके बाद आपका फीड का काम आ जाता है। आपने लेआउट की हुई थी, आपने जो खड्डे हैं वो 10 से 15 दिन या इससे ज़्यादा दिन हो जाए तो बहुत अच्छा है। उससे पहले आपने जो है ना लेआउट करके वो खड्डे बना लिए थे। अब लेआउट जो है वो आपने क्या करनी है कि आपने शुमाल जनूब जो है वो पौधे से पौधा जो है उसको लगाना है। यानी पौधे से पौधे का कम फासला शुमाल जनूब होगा और मशरिक मगरिब जो है वो आपकी रॉ चलेगी। यानी 1, 2, 3 रॉ जो है ये मशरिक मगरिब चलेगी। इससे ये होगा कि हमारा जो पौधे का है वो भरपूर ना सिर्फ सूरज की रोशनी लेगा, बल्कि प्रिंसिपल यही है कि जो स्मार्ट टी सिस्टम है वो हेज रॉ के ऊपर जो है वो खड़ा होगा, या बुनियाद इसकी हेज रॉ सिस्टम होगी। और हेज रॉ सिस्टम के तहत ही हम जो है वो मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम को लगाएंगे, जिसमें रॉ टू रॉ फासला ज़्यादा होता है, प्लांट टू प्लांट फासला कम होता है। प्लांट शुमाल जनूब लगते हैं और रॉ जो है वो मशरिक मगरिब चलती है। अब मॉडल इसमें कौन सा हमें बेस्ट रहेगा? तो मॉडल के लिए ज़रूरी है कि हम जो है हमने बहुत सारे मॉडल ट्राई किए हैं। डॉक्टर स्टीव मरहूम, उन्होंने उनसे हमने जब भी पूछा उन्होंने कहा 1/3, यानी प्लांट टू प्लांट 1 मीटर एंड रो टू रो 3 मीटर इज द बेस्ट मॉडल। हमने अपने इन्वायरमेंट और अपने हालात को देखते हुए और अपनी कैपेसिटी को देखते हुए कि यहाँ पर लोगों के पास नर्सरीज नहीं है, ग्रोअर्स के पास अपनी पौधे बाजार से खरीदने पड़ते हैं, और उसके साथ साथ जो है कुछ ऑपरेशनल इश्यूज भी थे, तो हमने एक मॉडल मॉडल हमने बहुत सारे मतलब वो डिस्कस किए थे, और उसको आप हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख लेंगे कि मॉडल बहुत सारे हैं। आप अगर नया बाग लगा रहे हैं तो फिर 5 × 15 फुट के ऊपर आप लगाएं। इसमें 580 पौधा जो है वो आएगा, और उस तरीके से पौधों की तादाद जो है वो 580 है, और फिर ये लेआउट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो प्लांट को हमने लगाना कैसे है, ये भी एक बहुत बड़ा इशू था कि हम पौधा लगाते हैं और पौधे लगाने के बाद जो है उसमें मॉर्टेलिटी भी हो जाती है, और मॉर्टेलिटी से बचना है हमने। पौधा कैसे लगाना है, उसको कैसे हमने ज़मीन में फिक्स करना है, तो इसके लिए माली का एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका माली एक्सपर्ट है तो वो आपको बेहतरीन पौधा लगा के दे सकता है। जो भी पौधा आप लें, आप ये देखें कि उसका जो रूट सिस्टम है हर पौधे का वो टॉप पे होता है। एक तो जब आपने नर्सरी से पौधा लिया तो उस वक़्त ही आपने इस बात का मेक श्योर करना है कि आप उसको 2 दिन या नर्सरी वाले के पास रखें, या जब अपने पास लेके आएँ तो उसे 1 से 2 दिन रखें। और जिन पौधों की मोर्टेलिटी हो चुकी है, या जो पौधे आपको बीमार नज़र आ रहे हैं, ख़ास तौर पर कोई आपको एंथ्रेक्नोज़ का इश्यू नज़र आ रहा है, कोई बटूर का इश्यू नज़र आ रहा है, तो उन पौधों को आप डिस्कार्ड कर दें, वो पौधे आपने नहीं लगाने। तो पौधे लगाने से पहले हम फर्टिलाइज़र यूज़ करवाते हैं, तो उस फर्टिलाइज़र में एसएसपी और एसओपी एंड हर्बल कंपोस्ट, उसके साथ-साथ 2 दवाइयाँ हैं, एक फंजीसाइड है और एक टर्माइट्स के लिए प्रोडक्ट है, तो वो भी आपने साथ ऐड करके तो अपने पौधे को लगाना है। अब आपका पौधा लग गया, आपने इसको पौधा लगाने के बाद फ़ौरन इरिगेशन कर दी है, पौधा आपका अब एस्टेब्लिश हो गया और सेट हो गया। इसके बाद जो अहम मरहला आता है, वो आता है टिपिंग और ट्रेनिंग का। आपने पौधा लगाने के 3 महीने से लेके 6 महीने तक, जैसे भी आपको सीज़न अलाउ कर रहा है, उसके साथ आपने कोई छेड़छाड़ नहीं करनी। जब आपका वेदर सूटेबल होगा, फिर आप उसकी सबसे पहले ट्रेनिंग करें। अगर आपका पौधा ट्रेंड नहीं है, अगर आपका पौधा ट्रेंड है, तो फिर आपने टिपिंग करनी है। पहली स्टेज की टिपिंग में आपको जो भी पॉइंट्स मिलेंगे, आपको तरीका हमने कई दफ़ा बताया है, तो उन सबको आपने टिप कर देना है। और टिपिंग के बाद अगर आप ये देख रहे हैं कि
आपकी जो मेन ब्रांच है और वहीं पर आपने उसकी ट्रेनिंग करनी है, तो उस ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी है कि उस मेन ब्रांच को आप 80 सेंटीमीटर के ऊपर, अगर वो आपको वहाँ पर एक ही पॉइंट मिल रहा है, तो वहाँ पे टिप कर दें, तो वो आपकी ट्रिपिंग एंड ट्रेनिंग बहुत हो जाएगी। ब्रांचेस को टिप करेंगे। लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज के ऊपर आकर आपने बड़ा कॉन्शियस होना है। यहाँ पर आकर आपको जो है एक ज्योमेट्री है जो डॉक्टर अमीन, डॉक्टर काशिफ, डॉक्टर स्टीव सब ने एक बताया हुआ है कि आपने एक स्ट्रक्चर को लेके चलना है कि 3 ब्रांचेस, फिर हर ब्रांच की 3 ब्रांचें और फिर हर ब्रांच की 5 ब्रांचें। तो टोटल आपने जो है ये इन ब्रांचेस को लेके चलना है, या फिर आपने 3-3-3 की रेशो रख के तो वो पौधे को आपने लेकर चलना है। ये थोड़ा टेक्निकल काम है, तो ये इसके लिए भी हम हर वक्त फील्ड में मौजूद हैं। हम ना सिर्फ लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, बल्कि ट्रेनिंग के साथ साथ जो है उनको बता भी रहे हैं कि आपने किस तरीके से टिपिंग करनी है और किस तरीके से प्रूनिंग करनी है। तो जब हम तीसरी स्टेज पर आएंगे सम टाइम और चौथी स्टेज पर, तो फिर हमने जो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांच होगी उसको हमने टिप करना है और बाकी जितनी ब्रांचेज है उनको डिस्कार्ड कर देना है, ताकि हमारा पौधा जो है वो ओवर क्राउडेड ना हो। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो फिर ये है कि हमारा पौधा ओवर क्राउडेड होता जाएगा और उस पर जो है वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा होगी। इस काम को मुकम्मल करने के बाद अब हमारे 6 महीने हो गए हैं पौधे को लगे हुए, तो आपने जो है थोड़ी थोड़ी फर्टिलाइजर जो है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्टिलाइजर के साथ ही एक और चीज भी है, वो है इंटरक्रॉपिंग। तो आपने जब पौधा लगाना है तो आप उसमें इंटरक्रॉपिंग जरूर करें, लेकिन वो फसल लगाएं जो पौधे के कद से छोटी हो, जो आम के पौधे के साथ कंपटीशन ना करे। तो ऐसी कोई फसल नहीं लगानी कि जो आम के पौधे को डिस्टर्ब करे, उसके कद से ऊपर निकल जाए, वहाँ पे उसके जो रिसोर्सेज हैं उनको भी डिप्लीट करे, और इस किस्म की आपने वहाँ पर जो हालात हैं वो पैदा नहीं होने देने। प्लांट प्रोटेक्शन का भी जो है वो सिलसिला साथ ही शुरू हो जाएगा। खास तौर पर जो आम का पौधा है वो बहुत सेंसिटिव होता है, उस पर कीड़ों का हमला भी शदीद होता है छोटे पौधों पर, और बीमारियों का हमला भी होता है। और बहुत सारे बागात में हमने ये देखा है कि जो बीमारी है वो एक दफ़ा आ जाए तो फिर वो कंट्रोल करना ज़रा मुश्किल होता है। साइड है, कोई भी आप फंजिसाइड ले लें तो आप उसको ज़रूर जो है मंथली बेसिस पे करते रहें, और अगर कोई आपको स्पेसिफिक बीमारी नज़र आ रही है तो फिर आप जो है उस बीमारी के मुताबिक जो है उस फंजीसाइड का या फंजीसाइड प्लस बैक्टीरियासाइड का स्प्रे करें। इसी तरीके से अगर स्पेसिफिक इंसेक्ट पेस्ट है तो उसकी प्लांट प्रोटेक्शन भी आपने वैसे ही करनी है। जो खतरनाक तरीन पेस्ट है छोटे पौधों का, उनमें सबसे खतरनाक थ्रिप्स है। तो थ्रिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा अटैक कर रहा होता है, और थ्रिप्स के बाद, अटैक के बाद जब पौधा जो है समटाइम ऐसी शक्ल बनाता है कि वो लोग समझते हैं कि शायद ये कोई बीमारी लग गई है, भटूर हो गई है पौधा, तो वो ऐसा नहीं है। उसके लिए जो है आपने उसको चेक करते रहना है। तो थ्रिप्स को खास तौर पर कंट्रोल करना है। इसके बाद स्नेल है, स्नेल भी आपके पौधों पे काफ़ी ज़्यादा अटैक कर रहा होता है। उसके साथ जो है मैंगो हॉपर बहुत कम आता है छोटे पौधों में, तो उसका अटैक कम होता है। इसके स्केल्स का अटैक भी कम होता है। तो ये लीफ माइनर है, वो भी नए पत्तों पर अटैक कर रहा होता है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं कि देखते हैं कि हमने पौधे भी लगाए, सब कुछ किया, अब हार्श वेदर है। तो ये क्लाइमेट चेंज का एक इम्पैक्ट है जिसमें पाकिस्तान जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। उसी क्लाइमेट चेंज के सिनेरियो में कई दफ़ा हम शदीद ठंड की वजह से हमारे पौधे जो मुतासर हो रहे होते हैं, कोहरा पड़ गया और पौधे जो है, जैसे पिछले साल हुआ कि शदीद कोहरे की वजह से जो है वो डिवास्टेटिंग जो कंडीशन पैदा हुई, और उसमें हमारे बागात जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए। तो उसके लिए भी हमने पौधों को कम से कम 3 साल तो हमें ज़रूर स्पेशल केयर करनी है फराज से बचाने के लिए।
उसमें जो देसी तरीके जितने भी हैं, पानी लगाना है, स्मोक है, या उसके साथ साथ जो है इनको कवर करना है, तो ये सारे तरीके ही हमने अपनाने हैं। पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं भी कोई एंटी फ्रीज, एंटी फ्रॉस्ट स्प्रे नहीं है। जिस तरह का पिछले साल शदीद कोहरा पड़ा था, अगर वो कोहरा होगा तो वो डेफिनेटली आपके पौधों को डैमेज करेगा। रूटीन में जो कोहरा पड़ता है वो इतना होता है कि जैसे ही सूरज निकला उससे पहले पहले जो है आपका वो कोहरा वॉश आउट हो जाता है और उसका नुकसान नहीं होता है। लेकिन हाई टेम्परेचर जो है वो भी हमारे पौधों को शदीद मुतासर कर रहा है। खास तौर पर जो हमारे सिंध के कुछ इलाके हैं, अपर सिंध में जैकवाबाद है, सिबी है, इसी तरीके से रहीम यार खान, मुल्तान और डेजर्ट एरिया जो है, तो वहाँ पर हमें जो है स्पेशल केयर करनी है कि वहाँ पर टेम्परेचर की वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। दिन में शदीद गर्मी और रात में जो है वो मौसम इंटायरली चेंज हो रहा होता है। तो उसके लिए भी हमने बहुत सारे इजिप्ट में जाके भी चीज़ें देखी थी कि किस तरीके से हम जो है वो अपने पौधों को गर्मी से बचा सकते हैं। जब हम पौधे को गर्मी से बचा लेंगे तो वो पौधा जो है सर्दी से ऑटोमेटिकली बच जाएगा। क्लाइमेट चेंज से भी पौधे की मॉर्टेलिटी होगी, आपकी हाई टेम्परेचर से भी पौधों की मॉर्टेलिटी होगी, और नए पौधे लगाने के बाद भी आपकी 10% तक मॉर्टेलिटी हो सकती है। तो मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में जो सबसे बड़ा ग्रोअर्स को हौसला चाहिए वो रिप्लेसमेंट का है कि मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम में ग्रोअर को हर वक्त तैयार रहना है कि उसको जो है वो 10% तक पौधे, अगर आपने 5,000 पौधा लगा दिया है और 10% का मतलब है कि 500 पौधा आपको रिप्लेस करना पड़ सकता है। कोई वजह भी हो सकती है, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा और ये 5 साल तक चलेगा। 5 सालों में आपका जो है एक पूरा ऑर्चर्ड जो है वो तैयार हो जाएगा, जिसमें 80% तक जो पौधे होंगे वो बिल्कुल रेडी होंगे। 10% पौधे जो है वो थोड़ा सा पीछे होंगे। मजीद जो 5% 10% पौधे हैं वो बिल्कुल ही आपके न्यूली ग्रोन पौधे होंगे। तो इस तरीके से आपके आर्चर्ड की जो है वो शेप बनेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोस्त बहुत सारे सवाल पूछते हैं और उसमें एक सवाल ये भी पूछते हैं कि आया हम अपने इसके साथ ड्रिप को अटैच करें या इसका हम जो है इरिगेशन सिस्टम जो है वो कैसा बनाएं। तो दोस्तों, ड्रिप अटैच करेंगे तो बहुत आइडियल सिचुएशन हो जाएगी। आपका सोलर के साथ ड्रिप है तो उसमें आप सिर्फ अपने रिसोर्सेज को जो है वो कंटेन कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप अपनी पानी की भी बचत कर रहे हैं और आप एक बेहतरीन मैंगो का प्लांट तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ हम कहते हैं कि ये एक पुअर मैन टेक्नोलॉजी है, तो अगर आप अफोर्ड नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल ड्रिप ना लगाएं। आप अपने पौधों को जो है नॉर्मल इरिगेशन के ऊपर ही तैयार कर सकते हैं। फिर एक है कि इसे रेज बेड करें, साथ मल्चिंग करें और फिर उसको लेके चलें। तो रेज बेड के जो है वो अपने इश्यूज हैं। रेज बेड बहुत अच्छा सिस्टम है, इससे जो है हमारा पानी की भी बचत हो रही है और पानी तने से दूर भी लग रहा है। तो रेज बेड क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, अगर आप रेज बेड बना रहे हैं और साथ मल्चिंग कर रहे हैं और रोडेंट्स के इशू आ रहे हैं तो फिर शायद हो सकता है कि हमें रेज बेड जो है वो फायदे की बजाय नुकसान करे। तो इसलिए रेज बेड बनाते हुए आपने अपने जो एनवायरनमेंट है उसको जरूर जहन में रखना है। छोटा बेड आप बना सकते हैं कि उसमें रोडेंट्स जो है इतना जो है वो नुकसान नहीं कर रहे होते, और छोटे बेड के साथ आप एक साइड पे या दोनों साइडों पे ट्रेंच बना के आप इसकी इरिगेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें आप अपनी पानी की बचत कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर आपने गंदम लगाई है तो फिर आप इसके पानी का अलहदा ट्रेंच एक साइड पे भी बना लेंगे तो वो सफिशेंट है, और दोनों साइडों पे बना लें तो भी बेहतर है। तो आप इस तरीके से वो पानी दे सकते हैं और इस पानी
कि बचत के साथ साथ जो है आपने जो रेस बेड है उसके इश्यूज को, और ख़ास तौर पर जो मल्चिंग मटेरियल है उसका भी आपने ज़हन में रखना है। अगर आपका मल्चिंग मटेरियल जो है वो चावल की पराली है या ऐसा कुछ है जिसमें चूहे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर आप वो मल्चिंग मटेरियल यूज़ ना करें। तो मल्चिंग मटेरियल ऐसा यूज़ करें जो या तो इसी मैंगो का अपना वेस्ट हो, तो आप उसको वहाँ मल्च कर लें, या फिर आप जो है वो अ, ऐसा मटेरियल यूज़ करें जहाँ पे रोडेंट्स जो है वो अट्रैक्ट ना हो। तो अगर आप मल्चिंग कर रहे हैं और ज़्यादा बारिशें हो गई हैं किसी सीज़न में, तो फिर आपने उस मल्च को तने से दूर हटाना भी ज़रूरी है। और ये अक्सर प्रॉब्लम आ जाता है कि सर्दियों में हम कहते हैं कि ये इसको थोड़े मल्च को आप तने से दूर रखें ताकि पौधा जो है दिन के वक़्त हीट ले और रात को वो अपनी आपको सर्दी से बचाए। हाँ, एक और काम कर सकते हैं कि इसकी जो स्टेम है अगर हम उसको रैप अप कर देंगे पराली से या किसी भी चीज़ से, तो उससे पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। आपको जैसे हमने ये बताया है कि ये आपका हेज रॉ सिस्टम है, यानी बाड़ और कतार में जो है ये आपके पौधे लगे हुए हैं। और इसमें आपको जो हम एक टर्म यूज़ कर रहे होते हैं, हाई डेंसिटी, अल्ट्रा हाई डेंसिटी, ये कोई टर्म नहीं है। ये इस टर्म में कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक सिर्फ ये है कि आपकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन है, किसी भी आपने सिस्टम या किसी भी मॉडल को आपने अडॉप्ट किया हुआ है, तो वो सिस्टम होगा हेजरो, और वो सिस्टम को हम कहेंगे मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम। यानी पौधे के कद को हमने छोटा रखना है हेजरो सिस्टम को फॉलो करते हुए। तो ये हमारी जो है परफेक्ट टर्म है कि ये मैंगो स्मॉल ट्री सिस्टम की अंदर जो है जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है वो हेज रो होगी। हेज हमारी बनेगी नॉर्थ साउथ और रो हमारी चलेगी ईस्ट वेस्ट। अब हेज रो सिस्टम को हमने इसकी हेज को मेंटेन कैसे करना है, और इसके ऊपर हमने जो है वो इसकी रो को हमने कैसे मेंटेन करना है ताकि हमारे पास जो है वो रोशनी और हवा का सफिशिएंट गुजर हो। तो ये हमारे जो हेजरो सिस्टम में जो एक एलीवे है वो हमारा मॉडल डिसाइड करेगा कि एलीवे क्या होना चाहिए। लेट्स से अगर हम 1/3 मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें पौधे की हाइट जो है 2.4 मीटर है, और उसमें जो प्लांट रो टू रो डिस्टेंस है वो तकरीबन 10 फुट है। तो हमने दोनों तरफ से पौधे को 3-3 फुट जो है वो अलाउ करना है कि वो ग्रो करे, और जो बाकी जगह बच जाएगी वो 3.5 फुट है, 4 फुट है, तो वो हमारा एलीवे होगा। इसी तरीके से अगर हम 15 ज़रा 5 फुट पर जा रहे हैं और पौधे की हाइट को अगर हम 10 फुट रख रहे हैं, तो फिर हम 5 फुट पौधे को राइट और 5 फुट लेफ्ट हम उसको ग्रो करने देंगे, और हमारा एलीवे जो है वो 5 फुट होगा। तो इस चीज से हम चौथे साल में आ गए हैं। हमने पीछे सारी चीजों को डिस्कस कर लिया, 1 साल गुजार लिया, 2, 3, 4, चौथे और तीसरे और चौथे साल में आके आपका पौधा आपको बताएगा कि अब हमने जो है वो प्रूनिंग करनी है। तो प्रूनिंग के लिए जो है फिर हमें बहुत ज्यादा समझदारी की जरूरत है। एक दफा आपके हमने वर्कर्स को समझा दिया कि प्रूनिंग का किस तरीके से करनी है, तो फिर वो फॉर एवर जो है उसके लिए काफी होगा। प्रूनिंग जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि पौधे में आप जो है प्रूनिंग किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे। तो आपने सबसे पहले जो ज़हन में रखना है वो इसकी हाइट है। जैसे मैंने कहा 5 ज़रा 15 फुट पर अगर पौधा है और 10 फुट हाइट मेंटेन करनी है, तो आप इसको 9 फुट पर भी काट सकते हैं और 10 फुट पर भी काट सकते हैं, लेकिन प्रूनिंग हार्वेस्टिंग के
फौरन बात करनी है। और उसी तरीके से आपने जो साइड की प्रूनिंग है, उसको भी आपने ज़हन में रखना है कि बिल्कुल एलिवेट जितना हम चाह रहे हैं, वो छोड़ के जो भी चीज़ बाहर आ रही है, आपने फिर वो पौधे को नहीं देखना कि ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। आपने उस पौधे को उस शेप के अंदर लेके आना है। तो ये हमारा जो है ये प्रूनिंग का हिसाब होगा, और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपके 25 एकड़ का अगर मैंगो स्मार्ट ट्री सिस्टम है, तो वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपके वर्कर्स उसको पूरा प्रून कर देंगे और हाथ से कर लेंगे। जब मैकेनिकल प्रूनिंग आएंगे तो उस वक्त हम उसको भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ हाथ से करने वाला एक और काम भी है, और वो है पेनल्टी प्रूनिंग। मार्च में और अप्रैल में पेनल्टी प्रूनिंग जो है वो हमें हमारा पौधा अलाउ करेगा। पेनल्टी प्रूनिंग क्या है कि पेनिकल के ऊपर फ्रूट लगा और वो फ्रूट जो है वो उस पर कामयाब नहीं हुआ और वो पेनिकल खाली हो गया। तो वहां पर आपने उस पेनिकल को 8 इंच से 10 इंच पीछे से काट देना है। तो वो उस टाइम पे अगर हम पेनिकल को काट देते हैं, तो वो पेनिकल 100% जो है वो उसकी फ्लश तैयार होगी और वो आपको अगले साल फ्रूट देगा। और ये पेनिकल्स हो सकता है आपको 50-100 के करीब मिल जाए। तो वो हम फिर आके देखेंगे कि हमने अब फ्रूट जो है वो कितना लोड हमने पर प्लांट लेना है। तो लोड पर प्लांट अगर हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे पास जो है वो 500 या 600 पौधे हैं एकड़ में, और लेट्स से कि 500 पौधे भी हैं, और 20 किलो हमने पर प्लांट जो है वो 5वें साल जाके इसका फल लेना है, तो 20 किलो के लिए हमें कितने मैंगो चाहिए या कितने हमें जो है वो मैच्योर फ्लश चाहिए। हमारे यहाँ एक बहुत ज्यादा जो मिसकंसेप्ट आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि हम बात कर रहे होते हैं मैंगो स्मार्टी सिस्टम की, और हम खड़े होते हैं बड़े दरख्त के सामने। हम बड़े दरख्त को ज़हन में रख के और स्मार्टी सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो पुराने बागबान हैं उन्हें बात समझाना मुश्किल है, लेकिन नए बागबान जिनका पहले मैंगो लगाने का तजुर्बा नहीं है, तो उनको हम बड़े आसानी से ये सारी बातें समझा देते हैं कि यार ये छोटा पौधा है, इसका हर पौधे का अपना रूट सिस्टम है, और इस पौधे से हमने इतना लोड लेना है। हमने अगर 20 किलो लोड लेना है, 1 किलो में हमारे 5 आम आते हैं, तो हमें 100 जो फ्लशेज हैं या 100 हमें ब्रांचेज ऐसी चाहिए जो फ्रूट बेरिंग हो। अब ये 100 ब्रांचेज हो सकता है हमारी 150 भी हो सकती हैं, 200 भी हो सकती हैं। तो हमने जब पेनल्टी प्रूनिंग करनी है, तो हमने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम ब्रांचेस जो हैं उनको हम पेनल्टी प्रूनिंग कर दें, ताकि हम अगले साल के लिए अपनी जो क्रॉप है उसको इंश्योर कर लें। तो ये पेनल्टी प्रूनिंग जो हमारी अप्रैल में हो रही है, एरिया डिसाइड करेगा। हर एक सिंध में है तो वो अर्ली हो जाएगी, रीमिया खान में भी अर्ली, मुल्तान में थोड़ा लेट होगी। तो ये हर हर एक की अपने एरिया का है। जो बेसिक प्रिंसिपल है पेनल्टी प्रूनिंग का वो मैंने बता दिया। तो आपने लोड को जरूर जो है वो, जब आप 5वें साल में जाएंगे तो फिर आपका पौधा जो है इतना मेच्योर हो जाएगा, उसका तना भी मजबूत हो जाएगा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी मुकम्मल हो जाएंगे कि वो पौधा जो है फिर छठे साल में जाके आपको एक अच्छी प्रोडक्शन की उम्मीद दे रहा होगा। तो उस वक्त आपने अपने आप को इक्विप कर लेना है कि यार ये अब जो है ना मैंने इससे जो है ना इतना फ्रूट लेना ही लेना। और उसके ऊपर जब आप काम करेंगे, तो लेट्स से कि आपने 20 किलो के हिसाब से 500 पौधों के ऊपर फ्रूट ले लिया है, तो आपकी 10 टन पैदावार आ गई। तो 10 टन का मतलब है कि अगर आपका 100 रुपए किलो बिका है, तो वो आपका 10 लाख रुपए है। उसके बाद क्वालिटी आ जाती है। क्वालिटी भी हमें ज्यादा क्वालिटी इसकी बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जब इसका सब हर पौधे का अलग रूट सिस्टम है, और उसके ऊपर हमारे पास फ्रूट ही हमारे पास 50, 100, 80 है, जैसे भी मतलब वो साइज ऑफ द मैंगो डिपेंड करता है। तो उस वक्त जो है ये इवन साइज के मैंगो इसमें ज्यादा होंगे, इसमें छोटा बड़ा साइज कम होगा, और इसमें हम 80 to 90% एक्सपोर्ट क्वालिटी मैंगो हासिल कर रहे होंगे।
हम क्यों कह रहे हैं कि ये फ्यूचर में हमारा मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम ज़्यादा कामयाब रहेगा? कि आपके जो बेघर हज़रात हैं, जो आपके एक्सपोर्टर्स हैं, हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि अगर कहीं मैंगो स्मार्ट टी सिस्टम पर बाग है तो उसको वो अच्छी कीमत देकर लेंगे, बनिस्बत इसके कि जो आपके पुराने रवायती दरख्त हैं उसको। फिर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो हमें एक्सपोर्ट के लिए डिजीज फ्री मैंगो चाहिए। हमें उसके जो है, अगर हम अब एक्सपोर्ट की बात करें तो हमें डिजीज फ्री, इंसेक्ट पेस्ट फ्री एंड जो उसके स्क्रैच फ्री मैंगो चाहिए, अच्छी क्वालिटी का मैंगो चाहिए, बेहतरीन कलर में मैंगो चाहिए। तो ये क्योंकि हमारा हैंड हाइट है, तो हैंड हाइट पे ना सिर्फ हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि इसकी बेहतरीन क्वालिटी बना सकते हैं। आप इसकी फ्रूट बैगिंग कर सकते हैं, आप इसको फ्रूट कैप चढ़ा सकते हैं, आप इसके फ्रूट में थिनिंग कर सकते हैं कि जो अच्छा फ्रूट नहीं है आप उसको डिस्कार्ड करें और उसको मार्बल स्टेज यानी जो दरमियानी स्टेज होती है आम की, उसमें आप उसको रिमूव कर दें और जो क्वालिटी फ्रूट है सिर्फ उसको रखें और उसको आप एक्सपोर्ट के लिए तैयार करें। तो ये आपको एक एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके जो पौधे हैं वो मैंगो स्मार्टी सिस्टम में है और वो आपको बेहतरीन क्वालिटी का फ्रूट दे रहे हैं। उससे पिकिंग भी आसान होगी और एक्सपोर्ट क्वालिटी पिकिंग होगी, क्योंकि हम हैंड पिक करेंगे, वहीं पर हम डीसैप भी कर सकते हैं उसको, फील्ड में ले जाके हम उसको प्रोसेसिंग यूनिट पे भी ला सकते हैं और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम साथ साथ जो फ्रूट फ्लाई है उसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब हमारा मैंगो स्मार्टी सिस्टम जो है हमने एक्सपोर्ट कर दिया, लोकल भी मार्केट कर दिया। अब हम मुतमईन हैं कि हमने अपना काम जो है वो कर दिया, लेकिन आपने अपना काम नहीं किया, आपने मुल्क के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आपने मुल्क की इकोनॉमी में बहुत बड़ा हिस्सा डाला है और इसका सारा क्रेडिट जो है वो प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब को जाता है, जो वाइस चांसलर है एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर के, जिनके पास मैं जनाब मेजर तारिक खान साहब और जनाब मलिक जफर महेश साहब को लेकर गया कि सर ये एक सिस्टम है, इसके ऊपर हम वर्क करना चाह रहे हैं और ये रिसोर्स पर्सन है डॉक्टर स्टीव, इसको हम यहाँ पर बुलाना चाह रहे हैं और हम अपने ग्रोअर्स को ट्रेनिंग दिलवाना चाह रहे हैं। तो प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब ने ना सिर्फ ग्रोवर के साथ भरपूर ताउन किया, फैसिलिटेट किया और यूनिवर्सिटी प्रेमिसेस में ये ट्रेनिंग्स हुई और उसके बाद जो है ये सिस्टम इतना एक्सपेंड हो चुका है कि इस वक्त 8,000 हेक्टेयर्स पर मैंगो स्मार्टी सिस्टम के 2 करोड़ से ज्यादा दरख्त लग चुके हैं और ये 2 करोड़ दरख्त जो है वो आपकी इकोनॉमी में कभी ना कभी जाकर जरूर इम्पैक्ट डालेंगे, खास तौर पर मैंगो की एक्सपोर्ट में, मैंगो की प्रोडक्शन में। हम ये कहते हैं कि कोई कॉलोनी बन गई थी, कोई अर्बनाइजेशन हो गई थी, उसमें हमने जो है ना 5-7 लाख दरख्त काट दिए हैं, तो वो 5-7 लाख दरख्त जो है वो कोई कहानी नहीं है अगर हमने उसके बदले में 2 करोड़ दरख्त लगा लिए हैं। तो ये जो एक क्रेडिट है ये प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब को जरूर जाता है कि इस पूरे सिस्टम के पीछे जो है वो एमएनएस यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर खड़ी थी मुल्तान, और उन्होंने जो है इस सिस्टम को सपोर्ट किया। इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है जो ग्रोअर्स को भी क्रेडिट जा रहा है, हम लोग भी इसमें शामिल हैं, हमारे सारे साथी भी शामिल हैं, नर्सरी वाले भी शामिल हैं, इसमें यूनिवर्सिटी भी शामिल है कि हमने माहौल को बहुत बेहतर कर लिया। हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें जो है ना ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा जब हमारी इतनी ज़्यादा प्लांटेशन हो चुकी है और हो रही है। और हमारा विजन है 2030 कि हमने अपनी प्रोडक्शन को डबल करना है। इस वक्त अगर हमारी प्रोडक्शन 17 लाख मीट्रिक टन है तो इस प्रोडक्शन को इंशाल्लाह हम 30+ लाख मीट्रिक टन करेंगे
और उसके साथ साथ जो हम एक्सपोर्ट है उसको हम 4 गुना करेंगे। जो 1 लाख टन हमारी एक्सपोर्ट है, उस एक्सपोर्ट को भी हम चाहेंगे कि 4 से 5 लाख टन एनुअली जो है हमारी ये मैंगो एक्सपोर्ट हो। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है वो शामिल भी करना होता है, सेट भी करना होता है। एक अहम चीज़ जो मैं सबसे आखिर में अब बता रहा हूँ, जो मैं भूल गया था, कि इस सारे सिस्टम को हमने डिस्कस कर लिया, लेकिन हमने वैरायटीज़ को जो है डिस्कस करना भूल गए थे। तो वैरायटीज़ का भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो लोग पूछते हैं कि कौन सी वैरायटीज़ होनी चाहिए, तो उनमें जो है खत्म हो गया। तो एक चीज़ जो मैं इस पूरे लेक्चर में भूल गया था, और वो था वैरायटीज़, कि मैंगो की वैरायटीज़ कौन सी होनी चाहिए, ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस वक्त तो हम जो है जितनी भी कमर्शियल वैरायटीज़ हैं उनके ऊपर जो है हम इस सिस्टम को लगा रहे हैं, और वो 5 कमर्शियल वैरायटीज़ मेन है हमारी, जिसमें समर बेश चौसा है, सिंदड़ी है, जनाब गोल्ड है, अजीम चौसा या रट्टे वाला है, और उसके बाद रटोल नंबर 12 या लेट रटोल है। लेकिन बाकी वैरायटीज़ को भी हम अगर कोई शौक से लगाना चाहे तो दुशहरी बहुत अच्छी वैरायटी है, कि उसकी जो क्लस्टर उसमें फ्रूटिंग आती है शेप में, तो वो भी अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। सेंसेशन बहुत अच्छी वैरायटी है कि वो भी क्लस्टर शेप में रहती है, और नेचुरली वो ड्वार्फ प्लांट है। और इसी तरीके से अनवर अटोल, तो अनवर अटोल भी जो है ना, इसको भी ज़रूर कहीं ना कहीं शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये लोकल में बहुत अच्छी सेल हो रही है और बड़ी डिमांडिंग वैरायटी है। और ये स्मार्ट ट्री सिस्टम की ही वैरायटी को हम इस कहेंगे, क्योंकि अनवर अटोल के दरख्त बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उससे जो आम को तोड़ना, छोटे आम को, और फिर उसका एक साइजेबल प्रोडक्शन लेना, वो बड़ा मुश्किल काम है। तो जब पौधा छोटा होगा तो हम अनवर अटोल से भी बहुत अच्छी प्रोडक्शन लेंगे। तो मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।